लेते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। बेसिकली हम यहाँ जो है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स क्या है? ठीक है, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मीन ऑफ केमिकल that have a specific toxic effect upon the disease producing organism or the selective destroying cancer cell। ठीक है, तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं या वो ड्रग्स होती हैं जो कि मतलब केमिकल्स हैं, ठीक है, और इनको डिफरेंट डिजीजेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने के लिए जो है ये एजेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम एजेंट्स यूज करते हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली जो है माइक्रोबियल सेल को या डिजीज कॉजिंग एजेंट को जो है सिलेक्टिवली किल करते हैं। मुंह भी धोना है अभी। सिलेक्टिवली काम करते हैं। तो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा, कोई माइक्रोब होगा जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म होगा जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, तो सिलेक्टिवली उसको किल करते हैं। आपके होस्ट सेल के नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको उनके ऊपर कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इन एजेंट्स को जो है, ये जो केमिकल एजेंट्स होते हैं फॉर to cause a toxic effect against these microorganisms, तो इनको स्पेसिफिकली ऐसे बनाया जाता है कि ये जो है होस्ट सेल को कम से कम नुकसान पहुंचाए और जो है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ज्यादा जो है रिमूव किया जाए। प्लस ये वो एजेंट्स हैं जो कि यूजुअली कैंसर सेल के ऊपर इफेक्टिव होते हैं। कैंसर सेल जो होते हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं। किस तरह से डिफरेंट होते हैं? जो नॉर्मल सेल होता है उसका डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन टाइम जो होता है वो एक खास टाइम होता है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सेल 1 आवर में 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हाई, बहुत तेजी से हो रही होती है। यानी अगर एक नॉर्मल सेल एक घंटे में 2 सेल बनाता है, तो कैंसर सेल जो होते हैं वो 1 घंटे में 1 मिनट में जो है वो 8 सेल बना देंगे। तो कैंसर सेल जो होते हैं बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं बनिस्बत नॉर्मल सेल्स के। तो फिर जब वो कैंसर सेल्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से हो रहे हैं, इट मीन्स उनके अंदर कुछ जो है कुछ चीजों की कमी है, कुछ चीजों की उसके अंदर जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। वो बस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर उनका फंक्शन कोई खास नहीं होता, प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वो जस्ट डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ऐसे कैंसर सेल्स को ट्रीट करने के लिए भी जो है सम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स चाहिए होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इन कैंसर सेल को ही किल करें और नॉर्मल सेल्स को वो कुछ ना करें। और एक ये भी होता है कि ये जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके ऊपर एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है। तो ये जो केमिकल एजेंट होंगे वो क्या करते हैं, उस रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जबकि नॉर्मल सेल के ऊपर रिसेप्टर नहीं होता। तो डिफरेंट मैकेनिज्म होता है इन केमिकल्स को बनाने के, इनको यूज करने के। तो ये एजेंट जो है हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसी ड्रग्स जो कि हम यूज करते हैं टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ स्टॉप करने के लिए जो एजेंट्स, जो कंपाउंड्स हम यूज करेंगे वो कहलाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल क्योंकि लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल, तो माइक्रोबियल में सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। इसमें माइक्रोब्स में आपके पास बैक्टीरिया भी आ जाएगा, इसमें वायरसेस भी आ जाएंगे, इसमें फंजाई भी आ जाएगा, इसमें एल्गी भी आ जाएगा। जब माइक्रोबियल लिखा हुआ होगा तो माइक्रोबियल में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ बैक्टीरियल लिखा हुआ है, यानी अगर सिर्फ लिखा हुआ है एंटी बैक्टीरियल, तो एंटी बैक्टीरियल का मतलब क्या होगा? ओनली द कंपाउंड ओनली किल
बैक्टीरिया, या लिखा है एंटी फंगल, अगर एंटी फंगल लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या होगा, कंपाउंड दैट कॉज या दैट किल ओनली फंगल सेल, या एंटीवायरल लिखा हुआ है तो इट मीन्स एनी कंपाउंड दैट इज कॉजिंग डेथ ऑफ डेथ ऑफ अच्छा जी, एंटी माइक्रोबियल के ऊपर बात कर रहे थे, फिर आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने डिफेंस के लिए ये कंपाउंड्स बना ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो फिर होता क्या है कि जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए पेनिसिलिन की बात की जाए, तो पेनिसिलिन जो है एक फंजाई, एक फंगस ने बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम फंजाई था, सॉरी फंजाई जो था उसका नाम पेनिसिलिन था। उसने जो है ये फंगस जो है बेसिकली हो क्या रहा था कि इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे, एंटीबायोटिक की हिस्ट्री में हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, वो जो है एक बैक्टीरियल प्लेट के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो किया था, ठीक है, और फिर वो किसी वजह से जो है कुछ वेकेशंस के लिए जो है चले गए थे, और हुआ ये था कि वो जो प्लेट थी जिसके ऊपर उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ था वो खुली रह गई थी। अच्छा जी, जब वो चले गए थे तो वो जो प्लेट खुली रह गई थी तो हुआ क्या था कि एक दूसरा मतलब हवा की वजह से फंगल स्पोर्स जो थे उस प्लेट के अंदर ग्रो होना शुरू हुए। उस प्लेट में जब वो ग्रो हुए तो जहां जहां वो फंगल स्पोर्स गिरे उस प्लेट में, उन्होंने क्या किया कि उस जगह पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। जब फ्लेमिंग ने ये ऑब्जर्व किया तो he discovered there are certain organisms जो कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो कि दूसरे कंपाउंड को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है। यहाँ उन्होंने फिर जो है डिस्कवर किया कि अच्छा जी, ये फंगल स्पोर्स जो थे उन्होंने जरूर कोई ना कोई ऐसा एजेंट बनाया होगा जिसने बैक्टीरिया को किल किया। तो एंटीबायोटिक्स ज्यादातर जो है हमें नेचुरल कंपाउंड से मिलते हैं, ऑब्वियसली अब तो सिंथेटिक कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है नेचुरल, समटाइम्स फंगस समटाइम्स बैक्टीरिया जो है बना रहे होते हैं टू किल another organism. These are the substances produced by some of the organisms that can kill or inhibit the growth of other organism. ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट आ जाते हैं एंटीबैक्टीरियल की बात करें तो ऐसे केमिकल कंपाउंड दैट किल द बैक्टीरिया। फिर आ जाते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, पॉल अर्लिक की बात कर लेते हैं। पॉल अर्लिक जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कीमोथेरेपी की जो है बुनियाद रखी, जिन्होंने जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड इंट्रोड्यूस करवाया that was toxic to certain cancer cells and toxic to certain microbial certain diseases or the affected cells but not affected towards the toxic compound। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कंपाउंड डिस्कवर किया था दैट वाज अ डेरिवेटिव ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक एक केमिकल कंपाउंड है, उसी का डेरिवेटिव जिसका नाम उन्होंने सेल्वर्सन सेल्वर्सन रखा। सेल्वर्सन 606 उन्होंने उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने 600 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद लास्ट में 606 एक्सपेरिमेंट जो था उनका उसमें वो कामयाब हुए थे और उन्होंने फिर उसका नाम सेल्वर्सन 606 रखा। इट वॉज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग स्पायरोकीट्स ऑफ सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, जो कि ज्यादातर स्पायरोकीट्स की वजह से होते हैं। स्पायरोकीट्स स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि सिफिलिस कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इस ये डेंजरस सिफिलिस कॉज करते हैं। सिफिलिस एक डेंजरस डिजीज है, ठीक है, मतलब इट्स काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि कैंसरस
या ठीक है, इस तरह की जो है ये इसमें भी कंडीशन जो है ऐसे ही होता है कि कैंसर सेल्स बन रहे हैं। और ठीक है, तो सिफिलिस भी जो है एक मतलब ये है कि अगर इसमें इस सिफिलिस में ज्यादा सिवियरिटी हो जाए तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ऐसा केमिकल एजेंट बनाया था दैट हैज एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय स्पाइरोकीट्स and it is used for the treatment of syphilis, which give rise to the branch of medicine that is called the chemotherapy। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है in 1928 which who discovered the first antibiotic। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी एक्सीडेंटली। ठीक है, ये उनकी किस्मत अच्छी थी, एक्सीडेंटली उन्होंने जो है ये एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर पेंसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय फंगस दैट वाज पेंसिलियम। ठीक है, पेंसिलियम उस फंगस का नाम है जो कि पेंसिलिन प्रोड्यूस करता है। He left his staphylococcus culture on a agar plate for 2 weeks, went on vacation and came back and found mold on his plate which prevented the bacterial growth। ठीक है, अगर ये आप देखा जाए तो ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ है, ये स्ट्रीकिंग हुई हुई है, ये उसकी बैक्टीरियल प्लेट है उस जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। और ये फंगस स्पोर कह सकते हैं कि सीधा से फंगस इस प्लेट के ऊपर ग्रो होना शुरू हुआ। जैसे ये फंगस ग्रो होना शुरू हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ एरिया है जहां इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। अदरवाइज वो यहाँ आराम से सुकून से ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे यहाँ फंगस ग्रो होना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, ऐसे कंपाउंड्स बनाए, ऐसे केमिकल एजेंट बनाए जिसने क्या किया, यहाँ बैक्टीरियल की ग्रोथ को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको इनहिबिटेड जोन या आपको क्लियर जोन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर जोन जो है क्यों प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो हुआ क्या था कि फ्लेमिंग जो है स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। उन्होंने एगार प्लेट पर उसको ग्रो किया था और 2 हफ्ते के लिए वो जो है अपनी वेकेशंस पे चले गए थे और वो जो प्लेट थी वो खुली रह गई थी। फिर जब वो वापस आए थे तो क्या हुआ था, उन्होंने देखा था कि उनकी प्लेट के ऊपर एक फंगस ग्रो हुआ हुआ है और वो फंगस जो था डिस्ट्रॉय कर रहा था बैक्टीरियल ग्रोथ से। जब उन्होंने डिस्कवर किया कि जो है देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स that are produced by one organism to kill another organism, it is further called the antibiotics। अच्छा जी, फिर यहाँ आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, रेंज ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक जो आप यूज कर रहे हो उसकी क्या रेंज है, मतलब वो सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है या वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है। तो ये रेंज होती है एंटी स्पेक्ट्रम की। जहां बात आ जाती है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, इट मींस यानी हम मेजर करना चाह रहे हैं या हमें पता लगाना है कि इस एंटीबायोटिक की एक्टिविटी कितनी है और क्या रेंज है इस एंटीबायोटिक की। अगर लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है ऐसा एंटीबायोटिक या ऐसा केमिकल एजेंट जो कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, यानी ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर सकता है, ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहें, ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात की जाए तो ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो दैट आर लिमिटेड, दैट आर स्पेसिफिक टू ओनली सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, यानी नैरो स्पेक्ट्रम में ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं जो कि स्पेसिफिकली कोई खास किस्म की ही सेल्स के लिए, खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है वो इफेक्टिव है, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए वो इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम दे हैव एक्टिविटी ओनली अगेंस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को ही किल कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये इसकी जो एक्टिविटी है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये।
या फिर एक एजेंट है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव को ही किल कर रहा है, तो हम फिर उसको भी लेकिन एक ऐसा एजेंट है जो कहता है जो कि ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर रहा है, ग्राम नेगेटिव को भी किल कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी जो होगी हम उसे कहेंगे कि इट हैज अ ब्रॉड एक्टिविटी या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। ठीक है, फिर आ जाते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ठीक है, तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है? ये वो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप एंटीबायोटिक यूज करते हो तो एंटीबायोटिक के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा, कभी आपने ऑगमेंटन ली है या कभी आपने एमोक्सिसिलिन ली होगी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इट हैज दिस कंसंट्रेशन, मतलब उसकी कंसंट्रेशन लिखा वो 500 mg की है या 250 mg की है। तो ये वो कंसंट्रेशन है जिस जो कि आप यूज कर सकते हो टू इनहिबिट द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमें मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, लोएस्ट कंसंट्रेशन, सबसे कम कंसंट्रेशन चाहिए होती है। कितनी इतनी सबसे मिनिमम क्या मिनिमम कंसंट्रेशन होगी कि वो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकेगा। ठीक है, तो लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म इज किल्ड इज कॉल्ड इट्स मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल that inhibit the growth of bacterial population is its minimum inhibitory concentration, और उसे MIC भी कहा जाता है। अच्छा जी, फिर यहाँ आ जाते हैं, दो टर्म्स हैं, that is called bacteriostatic and bactericidal एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? बैक्टीरियोस्टैटिक इज केमिकल एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, यानी उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएगी, वो कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगी बल्कि वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, वो कुछ टाइम के लिए ग्रो होना स्टॉप कर जाएगा। तो उसमें आपके पास जो एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं क्लोरम फेनिकॉल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसी तरह से बैक्टीरियासिडल एजेंट्स कौन से होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल कर देंगे। ठीक है, तो इनके पास इन एंटीबायोटिक्स में से आपके पास आ जाते हैं अमाइनो ग्लाइकोसिडिन, बीटा लैक्टम, वैनकोमाइसिन, क्यूनोलोन्स, रिफेम्प्रिन, मिथॉल। ठीक है, ये जो एंटीबायोटिक्स आपको यहाँ बताए जा रहे हैं ये इनका एक साइंटिफिक नेम है। यही एंटीबायोटिक्स जो होती हैं एक कॉमन नेम के साथ जो है आपको अवेलेबल होती हैं। लाइक अगर एमोक्सिसिलिन ऑगमेंटन की बात की जाए तो उसका आप साइंटिफिक नेम देखोगे तो वहाँ पेनिसिलिन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अच्छा जी, अब मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक या एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कि ये किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से ऑर्गेनिज्म को जो है डिस्ट्रॉय करेंगी। क्या क्या इनके एक्शंस हो सकते हैं? नंबर वन, दे कैन इंटरफेयर विद द सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरियल का पूरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था जिसमें आपको सेल वॉल दिखाई गई थी। सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, और उसके अलावा भी डिफरेंट लेयर थी, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थी, उसमें लिपिड लेयर थी, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक का एक्शन क्या होता है कि वो उस सेल वॉल को जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है। बैक्टीरियल की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगी, सेल वॉल के अंदर पोर्स होंगे, सेल वॉल जो है इफेक्ट होगी, तो फिर क्या होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन एक्सपोज होगी तो फिर क्या होगा कि डिफरेंट केमिकल एजेंट जो कि सेल वॉल के थ्रू एंटर नहीं हो रहे थे अब वो एंटर हो जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रक्ट करेंगे और फिर सेल जो सेल होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज क्या करती हैं, वो क्या मैकेनिज्म यूज करती हैं, वो सेल वॉल के ऊपर अटैक करती हैं, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दूसरा क्या है, एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को अटैक करती है, यानी कि वो उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है या वो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल वॉल को क्रॉस कर जाती हैं और
सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती है और सेल मेम्ब्रेन में जाकर जो है वो अपनी एक्टिविटी करती है और वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर आ जाती है इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। फिर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी, एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट है जो कि क्या करती है कि प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन जहां प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्रोटीन कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, ओके तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही होगी वो राइबोसोम्स पर हो रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रही होती है, ठीक है। तो वहां पर जो है ये क्या करते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को अटैक करते हैं और प्रोटीन्स जो है कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं होते। और फिर फर्दर जब अगर प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा, प्रोटीन जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, तो क्या होगा कि आपकी जो फर्दर सेल फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड फंक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी उसका एंटीबायोटिक्स जो है, ऐसी एंटीबायोटिक जो कि न्यूक्लिक एसिड उसके डीएनए आरएनए को अटैक कर रही है, बैक्टीरियल सेल के आरएनए या डीएनए को अटैक कर रही है, तो वो जो है उसका एक्शन जो होगा न्यूक्लिक एसिड पे होगा। या फिर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एंटागोनिस्टिक, क्या हो सकता है कि वो उसकी जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, यानी कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, आपने कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब वो रिएक्शन हो रहे होते हैं तो डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए होते हैं, वो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो फर्दर जो है केमिकल रिएक्शन जो है प्रोसीड होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे या ये एंजाइम्स जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा कि ये केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, फाइनल कंपाउंड जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। तो इसमें ये होता है कि